गुड इवनिंग। पॉलिटिक्स पर चर्चा में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में, जिसे हम संस्थागत दृष्टिकोण या संस्थागत उपागम के रूप में जानते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि राजनीतिक संस्थानों की गहन जांच राजनीति विज्ञान के अनुशासन का एक तरीके से कहें तो अध्ययन करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण एक उपागम है। यह उपागम लगभग उतना ही पुराना है जितना कि आप ये कह सकते हैं कि अरस्तु के समय से जो राजनीतिक अनुशासन और अधिकांश जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस दायरे में राज्य और सरकार के अध्ययन तक ही अपने आप को सीमित भी रखा है, परिभाषित भी किया है। इस संबंध के दृष्टिकोण की जो विशेषता है वह यह है कि आमतौर पर जो अन्य सामाजिक संसाधन हैं, घटनाएं हैं, उसके विश्लेषण करने में हम देखते हैं कि दर्शन, इतिहास या कानून जैसे चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। राजनीति विज्ञान की संगठित जांच के लिए स्वतंत्र संस्थान का अध्ययन करना अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एजेंसीज हैं, सरकार हैं, उनके साथ साथ जो अलग अलग उसके अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, इन सब का जो अध्ययन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़ी बारीकी से इसमें उसकी अध्ययन की जाती है। कई अन्य संस्थाएं भी हैं, जैसे राजनीतिक दल हैं, ट्रेड यूनियन हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, धार्मिक सांस्कृतिक संगठन, ये सारे के सारे इसके अध्ययन के बीच में आ जाते हैं। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने राजनीतिक प्रक्रियाओं में संस्थाओं के प्रभाव को देखने की कोशिश की। इस संदर्भ में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि संस्था क्या है। वास्तव में एक संस्था को कुल मिलाकर एक स्थापित या संगठित समाज के रूप में परिभाषित किया जाता है। संगठन, निगम या कोई प्रतिष्ठान विशेष रूप से सार्वजनिक प्रकृति का या जिसका कामकाज समाज को प्रभावित करता हो। एक संस्था एक फाउंडेशन, धार्मिक संस्था के रूप में, खेल क्लब के रूप में, साहित्यिक संस्था, कुछ भी हो सकता है। डाइक ने कहा है कि एक संस्था गतिविधियों की कोई भी सतत प्रणाली है जिसमें अपेक्षाएं, समूह व्यवहार या कोई एक स्थिर पैटर्न हो। किसी संस्थान की एक विशिष्ट विशेषता उसके कार्यालय, एजेंसियों और उससे जुड़े जो कर्मी हैं उनके पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कार्यालय, एजेंसी या उससे जुड़े व्यक्तिगत लोगों को सौंपा गया विशिष्ट शक्तियाँ और जो कार्य है उसका हम कैसे अन्वेषण करते हैं। इसका तात्पर्य यह भी है कि जिन लोगों या समुदाय के होने की संभावना है किसी संस्था के कामकाज को प्रभावित करने में, उसको हम किस प्रकार से देखते हैं कि उन्हें जो कार्य दिया गया है, उन्हें जो शक्तियाँ दी गई हैं, उसके अनुरूप वो कैसे अपना निष्पादन करते हैं। राजनीतिक संस्थाओं की परिभाषा देखें तो हमें पता चलता है कि राजनीतिक संस्था एक प्रकार का संगठन है जो कि किसी नीति बनाने या कानून बनाने से संबंधित है, जिसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। यह लोगों के प्रतिनिधित्व को भी प्रभावित करती है। ऐसे राजनीतिक संस्था के उदाहरण के तौर पर हम सरकार और उसके विभिन्न अंग, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, अदालत इत्यादि को देख सकते हैं। नियमों और सिद्धांतों की मान्यता प्राप्त संरचना के रूप में हम इसे निरूपित कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये संचालित होती है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन में संस्थागत दृष्टिकोण का तात्पर्य इसके विस्तृत अध्ययन से है, जिसमें सरकार, संरचनाएं, नियमों का निकाय और वो सारी चीज़ें संचालित होती हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिसी फॉर्मुलेशन या लॉ फॉर्मुलेशन में काम आती है। इसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं उनकी संरचनाओं का अध्ययन, विचारधाराओं का अध्ययन, कार्यप्रणाली का अध्ययन, उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन, इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। हम उसी प्रकार से ट्रेड यूनियन या जो अन्य राजनीतिक संस्थाएं हैं उसके अध्ययन को भी देख सकते हैं कि संस्थाएं किस प्रकार से अपने कार्यों का निष्पादन करती है। अरस्तु भी ये मानते हैं कि राजनीति के जो पारंपरिक स्कूल ऑफ थॉट हैं, तो उन्होंने भी सरकारों के अध्ययन को संख्या, जो शासकों की संख्या है उसके हिसाब से उन्होंने संख्या के आधार पर राजतंत्र या अभिजात वर्ग राज व्यवस्था के रूप में सरकारों की स्वरूपों की पहचान की है। और बेहतर शासन के मानदंड के लिए उन्होंने कई प्रकार के प्रयोग किए हैं। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने क्रांति की भी अध्ययन की और संविधानों का अध्ययन किया। हालांकि अरस्तु के वर्गीकरण अब मान्य नहीं है, फिर भी यह राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक सरकारों का वर्गीकरण, जैसे लोकतंत्र या तानाशाही, संसदीय, राष्ट्रपति, एकात्मक या संघीय, हमारे समय में एकाएक नहीं आए। यह भी एक ऐतिहासिक विकास के रूप में हमारे सामने है। सरकार के इन स्वरूपों पर बहुत कुछ ऐसा है जिसका प्रभाव हम प्राचीन काल के ग्रीक या
रोमन संस्थाओं को देख सकते हैं। संस्थागत दृष्टिकोण में सभी प्रकार की सरकारों का अध्ययन शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्थागत दृष्टिकोण जो है वह सरकार के स्तरों की भी जांच करता है। स्तरों की जांच का मतलब ये है कि एक संघ स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे किस प्रकार से, या स्थानीय संस्थाओं में वो सारी चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं, उसका भी अध्ययन किया जाता है। यह दृष्टिकोण निर्धारित करता है कि विधायिका जैसे सरकार के अंगों की शक्तियां हैं, उसके कामकाज का विश्लेषण, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ उसके संबंध किस प्रकार से संस्थागत दृष्टिकोण से हम उसको अध्ययन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यह एक तरीके से आपको ऐसी सुविधा उपलब्ध कराता है जो कि आधुनिक दृष्टिकोण में भी बहुत हद तक आप देख सकते हैं। जैसे एक पारंपरिक दृष्टिकोण होने के बावजूद भी जो संस्थागत दृष्टिकोण है वह मानव और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मौलिक रूप से भिन्न है। यह एक आधुनिक दृष्टिकोण की तरह अधिक प्रतीत होता है। फिर भी अगर हम बात करें तो राजनीतिक वैज्ञानिक इसमें शामिल करने से बचते हैं। हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण की श्रेणी, क्योंकि यह वर्णन के बजाय अत्यधिक चिंतित है, राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण से है। विशेषज्ञों ने इसकी कुछ अन्य कमियां भी गिनाई हैं, वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि यह विशेष रूप से राजनीतिक संस्थाओं पर केंद्रित है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है, जो कि महत्वपूर्ण इकाई है, उस पर कहीं ना कहीं इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, उसको नहीं देखते हैं। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है किसी व्यक्ति के मतदान व्यवहार या राजनीतिक प्राथमिकताएं जो हैं उसकी, वह नज़रअंदाज हो जाती हैं। उसे हम उस तरीके से नहीं देख पाते हैं जितना ध्यान हम संस्थाओं के ऊपर देते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में संस्थागत दृष्टिकोण के अध्ययन को देखें तो कहीं ना कहीं यह केवल संयुक्त राष्ट्र संघ या उसके जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाएं हैं उसको ही अपने जांच के दायरे में लाती हैं। हालांकि आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, नव संस्थागत परिप्रेक्ष्य है, वो बड़ा ही विस्तृत हो गया है। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि चूंकि इसका संबंध केवल स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन से है, इसलिए यह पूरी तरह से उपेक्षा करता है जैसे हिंसा, राजनीतिक आंदोलन, युद्ध जैसी जो घटनाएं हैं, या विचारधारा जो है, आतंकवाद है, जो क्राइसिस हैं, जो संकट हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल डीके की बात करें तो उससे कहीं ना कहीं ये अपने आप को मुक्त करता है। और अनौपचारिक समूह है, कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज हो जाता है संस्थागत दृष्टिकोण में। जो औपचारिक संगठन है, जो औपचारिक आपके संस्थाएं हैं, वो हमारे अध्ययन के दायरे में तो आ जाती हैं, लेकिन जो अनौपचारिक संगठन हैं, जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं, उसको कहीं ना कहीं इस उपागम में वो स्थान प्राप्त नहीं होता है जो कि एक स्थापित या जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस दृष्टिकोण को देखें तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि संस्थागत उपागम जो है वह संस्थाओं की कार्यप्रणाली और संस्थाओं की जो व्यक्तियों के ऊपर, समाज के ऊपर जो प्रभाविता है उसका अध्ययन करता है। हालांकि समय के साथ साथ इसमें विकास हुआ है और संस्थागत उपागम भी अब नव संस्थागत रूप में हमारे सामने है। तो कहीं ना कहीं इसकी उपादेयता है, इसकी उपयोगिता है। कुछ पर्सपेक्टिव में हमें बहुत ही महत्व मिलता है, बहुत ही मदद मिलती है इसके अध्ययन से। अगर हम तुलनात्मक राजनीति की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनको समझने में कहीं ना कहीं यह उपागम बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल किसी अन्य विषय के साथ आपसे बात करेंगे।